Hello my dear students, so let's start new topic of first chapter and the topic is significant figure. So students, significant figure होता क्या है? एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जिससे अपन एक्यूरेसी को पहचान सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर कितना ज़्यादा एक्यूरेट वो किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है एक्यूरेसी सिग्निफिकेंट फिगर पर। ओके स्टूडेंट, मतलब विच रिप्रेजेंट्स द एक्यूरेसी ऑफ एनी नंबर, जो किसी भी नंबर की क्या बताता है? एक्यूरेसी को बताता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या होता है, जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? एक्यूरेसी होगी, मतलब नंबर को राइट माना जाएगा। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अगर ज़्यादा होंगे तो एक्यूरेसी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रूल्स की अपन बात करें तो फर्स्ट रूल अपना आता है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सब किस में आते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आते हैं। जैसे कि एग्जांपल अपन लेते हैं, सपोज करो आपके पास 3, 4, 5, 9। यहाँ पे अपने पास कितने नंबर है जो कि नॉन जीरो हैं? ऑब्वियसली सारे ही नंबर नॉन जीरो है, तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 1, 2, 3, 4। ओके स्टूडेंट्स, जैसे सपोज करो यहाँ पे आ गया अपने पास 5, 9, तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, नाउ सेकेंड रूल इज all the zeros between significant figure are also significant figure। उनको भी अपन क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल अपन लेते हैं, सपोज करो आपके पास आ गया 409। अगर आपके पास ये दोनों, ये भी देखो नॉन जीरो नंबर है, ये भी नॉन जीरो, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हुए। अगर इसके बीच में एक अपने पास जीरो आ गया तो वो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर ही माना जाएगा। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? टोटल आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, सपोज आपके पास यहाँ पे आ गया 5, 0, 0, 3, 9, तो आपके पास ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं, है कि नहीं? तो इसके बीच में ये जो जीरो आ गए वो भी क्या माने जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अलावा ये 9 है, तो ऑब्वियसली टोटल कितने हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास प्रेजेंट हो गए। क्लियर है? तो ये रूल आपको समझना है। थर्ड रूल आपके पास आता है ऑल इनिशियल जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब आपके पास अगर इनिशियली का मतलब होता है स्टार्टिंग में अगर जीरो आ जाए, जैसे मान लो यहाँ पे आ गया 5 to 9, तो यहाँ पर ये जो आपको जीरो दिख रहे हैं जो स्टार्टिंग में है वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए यहाँ पर? 3। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ आपको 0, 0, 2, 0, 9, तो आपको पता है ये इनिशियल जीरो है, तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। याद रखना, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। बट ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसके बीच के अंदर अगर अपने पास जीरो आ गया तो वो आपके पास क्या माना जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। टोटल कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे आपके पास क्या आता है? नेक्स्ट रूल आता है फोर्थ रूल। फोर्थ रूल ये कहता है कि ऑल द ट्रेलिंग जीरो का मतलब होता है जो एंड में आता है, या फिर एंड जीरोस आफ्टर डेसिमल। याद रखना, आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट फिगर। अगर डेसिमल के बाद में आए तो वो क्या माने जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आ गया 500, तो यहाँ पर तो आप ध्यान में रखना, इनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाएगा क्योंकि डेसिमल नहीं आया, तो इसके अंदर तो ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर है? लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा कन्वर्ट करूँ 5.00, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 जीरो आ रहे हैं, तो ये किस में काउंट होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। टोटल कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपने पास बात आती है जैसे मान लेते हैं अपन फिफ्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है अपने पास? पावर्स आर नॉट included
इनसिग्निफिकेंट फिगर, पावर्स को कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाता। जैसे कि अगर मान लो आपके पास है 5 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, तो इसको 5000 भी बोला जा सकता है। तो चाहो तो आप इसको 5000 बोल दो, या फिर आप इसको 5 इंटू 10 की पावर 3 बोल दो। तो आपके पास पावर जो है वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी, ठीक है। ओनली इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे अगर मैं बात करूं 6 पॉइंट की, तो 6 पॉइंट आपके पास आता है कि कोई भी अपने पास कांस्टेंट वैल्यूज होती है, ऑल कांस्टेंट वैल्यूज हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इनफाइनाइट। जैसे अगर मान लो कोई आपके पास है पाई, देखो पाई की जो वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू कभी एंड ही नहीं होती है, तो इसमें अपने पास जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट। जैसे कि एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मान लो पाई आर स्क्वायर है, तो आर अपने पास क्या है यहाँ पर, वैसे तो पाई भी इनफाइनाइट है रखता है, और आर जो है वो भी अपने पास फिक्स नहीं है, आर कुछ भी हो सकता है। तो इन सब के अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। आगे बात समझ में, तो कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इस पूरे को समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मान लो आपके पास आ गया 5.0020, 5.0020, तो आपको पता है सबसे पहली बात तो ये सिग्निफिकेंट है, ये भी है, इन दोनों के बीच में जीरो आ रहे हैं, तो कौन सा रूल लगेगा, ये सेकंड वाला, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। दूसरी बात, ये ट्रेलिंग जीरो है लास्ट वाला, लेकिन ये डेसिमल के बाद आ रहा है, तो इंक्लूड होगा, किस में इंक्लूड होगा, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। टोटल कितना हो गया, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मान लो आपके पास है, मान लो आपके पास है 729.00, तो आपके पास टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ऑब्वियसली 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद में जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड होते हैं। ऐसे कि अगर मैं बोलूँ आपको 00.200, तो बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए। ये तो इनिशियल जीरो, ये तो इंक्लूड होंगे नहीं, लेकिन पॉइंट के बाद ये दोनों जीरो इंक्लूड होंगे, और ये 2 है ही अपने पास, तो टोटल कितना हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बोलो कर सकते हैं क्या। तो स्टूडेंट्स ये अपने पास टॉपिक है, ठीक है, जिसको अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो आता है वो अपन ने कंप्लीट देख लिया है। तो सिग्निफिकेंट फिगर आपको काउंट करना आना चाहिए। ओके, फटाफट ये रूल्स को आप नोट कर लें, ठीक है, रूल्स को नोट करते रहें। जो भी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, उनको आप नोट्स बनाते रहना, नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आता रहेगा, ठीक है। आगे चलें, चलिए। अब अपन आपकी जो मॉड्यूल है NIOS, ठीक है, उसकी जो मॉड्यूल है उसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए अपने ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। ये सारा मैंने डायमेंशन वगैरह पूरा प्रॉपर्ली आपको बता दिया है, डेरिवेशंस भी आपको बता दिए हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो अपन ने डिराइव किए हैं, जैसे ये देखो पैरेललोग्राम वेक्टर, ये आपको मैंने रिजल्टेंट वेक्टर निकालना सिखाया था, ठीक है। ये एंगल अपन ने निकालना सीखा था, ये सारी चीज़ अपन ने देख ली थी, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट मैंने आपको सिखा दिया, स्केलर प्रोडक्ट मैंने आपको सिखा दिया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी मैंने आपको सिखाया है। ओके, ऑब्वियसली मैंने इससे एक्स्ट्रा ही आपको बताया है, तो आप प्रॉपर्ली उस चीज़ को समझें, ठीक है। चलिए, अपने पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ, जैसे जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं वो अपन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अपने पास एक क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है अपने नोट्स के अंदर कर रखा है, ये बात आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको नोट्स में करवा रखा है। ठीक है, जब मैंने आपको ये टॉपिक समझाया तो ये कंप्लीट क्वेश्चन एज इट इज मैंने आपको ये करवाया है, आप एक बार इसको चेक करना। ठीक है, चलिए अभी अपन बात क्या कर रहे हैं, चलिए अपन यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, कंसिडर अ पार्टिकल Consider a particle moving in a circular orbit of radius r with velocity v। मतलब अपने पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन में है और जो कि विद v वेलोसिटी क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। एंड एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट, इसका जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ है। ठीक है, एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ ऑर्बिट आपको दे रखा है। यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस शो दैट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी स्क्वायर बाई आर। ए कौन है, एक्सेलरेशन। ए याद रखना कौन है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, ए क्या है अपने पास, एक्सेलरेशन है। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या बताना है कि आपको शो करना है कि जो ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वी स्क्वायर बाई आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं, ये चेक करना है आपको। तो सीधी सी बात ये है कि ये इक्वल है या नहीं, ये चेक करना है आपको। तो ये चेकिंग वाला क्वेश्चन है। तो चेकिंग कैसे करें अपन, अगर अपने पास ये इसके प्रोपोर्शनल होगा तो ऑब्वियसली इसका जो डायमेंशन होगा और इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, डायमेंशन ऑफ ए अपन क्या ये जानते हैं क्या होता है, दिस इज द m0 L1 T-2, ये आपका डायमेंशन होता है। ऐसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर बाई आर, अगर आप इस डायमेंशन की बात करते हो तो v का डायमेंशन क्या होता है आप जानते हैं, दिस इज द L1 T-1। बेटा मैंने आपको ये डायमेंशन सिखाया है, डायमेंशन आपको आना चाहिए तभी जाके टॉपिक आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। डायमेंशन तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या बोला गया है, L1 T-1, L1 T-1 इसका क्या आ रहा है, होल स्क्वायर आ रहा है। देन अपॉन में क्या आएगा, रेडियस। रेडियस कौन है, दिस इज द लेंथ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, L1। इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा L2, पावर है ना यहाँ पे डबल, तो पावर हो जाएगी 2 एंड T-2, देन अपॉन में आएगा L1। देखो ये L1 से ये अपने पास स्क्वायर कट हो जाएगा तो आपके पास बचेगा L1 T-2, जिसको आप लिख सकते हो m0 L1 T-2। अगर अपने पास यहाँ पे देखो डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो डायमेंशन ऑब्वियसली क्या सेम आ चुका है क्या, देखो ये वाला डायमेंशन, इसके अलावा ये वाला डायमेंशन, क्या दोनों सेम हैं। अगर ये सेम है तो अपन ये कह सकते हैं कि ये क्या है, इसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, सो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये इसका प्रूव करने का तरीका हो गया। बोलो कर सकते हैं, आगे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। यस, ये क्वेश्चन है देखो अपने पास। इस क्वेश्चन की अपन बात करें, यू आर गिवन अ इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, एम वी इक्वल टू आपको दे रखा है एफ टी दे रखा है ना, एम वी इक्वल टू एफ इंटू टी। ठीक है, आगे देखते हैं। एम क्या है, यहाँ पर मास है, वी स्पीड है, एफ इज द फोर्स एंड टी इज द टाइम। ठीक है, अपन को पता है ये मास है, ध्यान रखना। दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द टाइम। ये आपको यहाँ पर गिवन है। आगे बोला गया चेक द इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब आपको ये चेक करना है कि इक्वेशन राइट है या रॉन्ग है। तो ये अपन ऑब्वियसली चेक कर सकते हैं डायमेंशनल मेथड से। तो सबसे पहले इसका डायमेंशन निकालो और फिर इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालो। तो अपन क्या बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ एम वी
बताओ क्या आने वाला है। मास का डायमेंशन क्या होता है m1 और स्पीड वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है l1 t-1। ठीक है बेटा, डायमेंशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे अपने पास है डायमेंशन ऑफ f एंड t। बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है ma, F इक्वल टू क्या होता है ma। तो यहाँ पे डायमेंशन क्या बनेगा m1 l1 t-2। सो दिस इज m1 l1 t-2। ओके, ऐसे आपके पास t का डायमेंशन कितना आएगा t1। तो बताओ टोटल कितना आ गया यहाँ से, दिस इज द m1 l2 t-1। ये अपने पास डायमेंशन आ गया। बोलो कोई दिक्कत, l1 आएगा, सॉरी यहाँ से आएगा l1। तो ये आ गया आपके पास l1 और ये आ गया t-1। क्या दोनों सेम आ रहे हैं? देखो इसका भी सेम आ रहा है और यहाँ पे इसका भी सेम आ रहा है। इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे, बिकॉज डायमेंशन ऑफ mv इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ft। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज करेक्ट इक्वेशन, दिस इज करेक्ट। ये आपके पास इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको जब मैंने लेक्चर करवाया था तो उस टाइम पे ये मैंने करवाए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो अब वेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट भी इस पे लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को अपन चेक कर लेते हैं। बोले गिवन वेक्टर्स a एंड b मेक द डायग्राम टू शो हाउ टू फाइंड फॉलोइंग वेक्टर। ठीक है, आपके पास एक बोल रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर को आपको डायग्राम से शो करना है ताकि अपन इसको क्या कर सकें, हाउ टू फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर। अच्छा देखो, अगर आपको b माइनस ए निकालना है, b वेक्टर माइनस ए वेक्टर, b वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो आपको क्या करना है, b वेक्टर माइनस ए वेक्टर के लिए देखो ये आपके पास है a वेक्टर, सपोज ये आपके पास है सपोज b वेक्टर। अगर आपको b वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना है तो हमेशा याद रखो, क्या याद रखना है आपको, अगर आपके पास a नेगेटिव है तो a को नेगेटिव लेने के लिए डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी, आपको अपोजिट करनी पड़ेगी। दिस इज द a वेक्टर, बट ये कैसा है, माइनस में है। क्लियर है, निकालना क्या था आपको, गिवन वेक्टर्स a एंड b मेक्स डायग्राम्स टू शो हाउ टू फाइंड फॉलोइंग वेक्टर्स। मतलब ये अपने b माइनस ए निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये वेक्टर यूज कर सकते हो। अब देखो ये अपन, हालांकि अपन ने जो किया है पैरेललोग्राम लॉ से किया है, इसने शायद यहाँ पे किया है ट्रायंगल लॉ से। चलो मैं ये भी बता दूंगा अभी आपको। ये अगर पैरेललोग्राम लॉ से करना है तो कैसे करना है, वो ये करना है, जैसे अगर मैं इसको पैरेललोग्राम की तरह अज्यूम करूँ, किसकी तरह अज्यूम करेंगे, पैरेललोग्राम की तरह। तो यहाँ से आपके पास ये आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम। थोड़ा सा ये लाइन टेढ़ी हो गई है, थोड़ा ध्यान रखना है ना। और ये क्या बन गया, देखो इसका रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। इसी को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, b माइनस ए वेक्टर, b माइनस ए वेक्टर इसको बोला जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या, आगे चलें। ऐसे अगर मैं ट्रायंगल लॉ यूज़ करता हूँ तो ट्रायंगल लॉ में क्या करना होता है अपन को, देखो ये आपके पास हो गया b वेक्टर, कोई दिक्कत। अगर मैं बोल रहा हूँ कि a वेक्टर इधर है, देखो ये a वेक्टर है, तो अगर मुझे माइनस का a वेक्टर लेना है, क्या लेना है, माइनस a वेक्टर, तो आपको इसको क्या लेना पड़ेगा, ऑपोजिट लेना पड़ेगा। दिस इज द माइनस a वेक्टर, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे देखो, ये देखो सेम ऑर्डर में हो गया। ट्रायंगल लॉ में क्या पढ़ा था अपने, सेम ऑर्डर होना चाहिए, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, ऑपोजिट ऑर्डर में आएगा, इस तरीके से। ये आपका इसका रिजल्टेंट है, तो इसको बोला जाएगा b वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब एक खास बात बताऊं, देखो दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है, देखो ये देखो और ये देखो, क्या डायरेक्शन सेम आ रही है। देखो मैंने b वेक्टर इस डायरेक्शन में लिया था, मैंने ये भी इसी डायरेक्शन में लिया। ए वेक्टर मैंने ऐसे लिया था, ये भी देखो मैंने ऐसे ले लिया, सेम डायरेक्शन है ना। बट यहाँ पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया है, यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ। आपके इसके अंदर ट्रायंगल लॉ से दे रखा है, आप किसी मेथड से कर सकते हैं। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। आगे चले, आगे आ जाओ। इसके बाद में आता है, इसी तरीके से अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे कि मान लो a प्लस 2b की मुझे बात करनी है, b वाला क्वेश्चन है, a प्लस 2b, a
प्लस 2b, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जैसे मान लेते हैं अपन ट्रायंगल अप्लाई करना है अपन को, तो ए वेक्टर ये आपका हो गया, बी वेक्टर ये हो गया, लेकिन आपको पता है यहाँ पर डबल वेक्टर लेना पड़ेगा आपको। डबल, अगर ये बी है तो आपको ये डबल वेक्टर आपको लेना है, बी और ये बी वेक्टर। इसको क्या बोला गया, 2b बोला गया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, वो ये आएगा, दिस इज द ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। समझ पा रहे हो, ये आपका क्या हो गया, इसका रिजल्टेंट हो गया। बोलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको ट्राई करने हैं, आगे चलते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन है, यहाँ से देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया, 2 वेक्टर, या फिर इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन पहले। बोला गया 2 वेक्टर ए एंड बी ऑफ मैग्नीट्यूड्स 10 यूनिट्स एंड 12 यूनिट्स आर एंटी पैरेलल। इंपॉर्टेंट है, एंटी पैरेलल का मतलब होता है एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर आपका इधर है। ये आपके पास हो गया बी वेक्टर, एंटी पैरेलल हो गया, ठीक है। यूनिट दे रखी है इनकी, ए वेक्टर की वैल्यू बताओ कितनी है, 10 यूनिट, और बी वेक्टर की यूनिट कितनी दे रखी है, 12 यूनिट। तो इनका क्या निकालना है आपको, ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालना है, ठीक है। तो बताओ ए प्लस बी तो कैसे आएगा और ए माइनस बी कैसे आएगा। सबसे पहली बात तो अगर आपको a प्लस बी की बात करनी है, देखो एंटी पैरेलल आपको ये दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, एंटी पैरेलल दे रखा है, ठीक है। तो अगर अपन को a प्लस बी निकालना है तो देखो a वेक्टर किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये तो आएगा आपका 12। फिर प्लस b वेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है ये ऑपोजिट माइनस x डायरेक्शन में है, तो इसकी वैल्यू आपको क्या लेनी होगी, माइनस का 12। क्या ये बात आपको समझ में आई। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो b की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो यहाँ से आएगा 10 माइनस कितना आ जाएगा, 12। सो दिस विल बी इक्वल टू -2 यूनिट। क्लियर। ऐसे अपने पास a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकालना है। कैसे निकाला जाएगा, a वेक्टर आपके पास है 10 माइनस, अब देखो b वेक्टर आपका ओब्वियसली नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, माइनस का 12। सो दिस विल बी 10 प्लस 12, सो इट विल बिकम 22 यूनिट्स। ये आपको ये करना है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, 2 वेक्टर्स a एंड b ऑफ मैग्नीट्यूड a एंड 60, मतलब a और b के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपको दे रखी है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था नोट्स के अंदर शायद, देखो ध्यान से। देखो क्वेश्चन बोला गया है कि आपके पास a वेक्टर और b वेक्टर है, दिस इज a वेक्टर एंड दिस इज b वेक्टर। इसके बीच में एंगल जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री। आपको रिजल्टेंट निकालना है दोनों का, तो आपको पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आपके पास फॉर्मूला था। तो a की वैल्यू आपको रख देनी है, यहाँ से a की वैल्यू आपको गिवन है शायद, कितनी है, 30। a आपके पास दे रखा है 30 स्क्वायर, b आपको दे रखा है 60 यूनिट्स, प्लस 2, a इज द 30 and b is the 60 and this is the cos 60 डिग्री। कितना आ जाएगा बताओ, this is the 900 प्लस 3600 प्लस यहाँ से आपके पास 2 और ये आएगा आपके पास 6 3 1800। और आपको पता है cos 60 कितना होता है, हाफ होता है, तो cos 60 को आप हाफ लिखोगे, हाफ से हाफ कट, यहाँ से आपके पास बन जाएगा 900 प्लस 3600 एंड देन दिस इज 1800। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। 18 एंड 900 कितना आ जाएगा, 27 और अगर अपन यहाँ पे 27 मानते तो 54 एंड 9 की मैं बात करूँ तो ये आएगा आपके पास 6300, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 900 इंटू 7, क्या लिख सकते हो बताओ, 900 इंटू 7 आप लिख सकते हो। 900 का रूट होता है 30, तो 30 रूट 7 आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी। बोलो कर सकते हैं क्या, आगे चले, ठीक है। तो ये आपके पास 6300 का दे रखा है यहाँ पर। चलिए
ठीक है। इसी तरीके से अपने पास कुछ थ्योरेटिकल से क्वेश्चन है। देखो जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, देखो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, बोला गया टू वेक्टर ए एंड बी आर गिवन रेस्पेक्टिवली। आपके पास दो वेक्टर गिवन है। सपोज दिस इज द ए वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू आपके पास दे रखी है 3i कैप माइनस 4j कैप। ओके, एंड बी वेक्टर आपको गिवन है क्या, -2i कैप प्लस 6j कैप। बोला स्केच देम ऑन द कोऑर्डिनेट ग्रिड। आपको क्या करना है, स्केच करना है। मतलब कोऑर्डिनेट ग्रिड का क्या मतलब होगा, देखो सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेट की अकॉर्डिंग लिखना है। मैंने आपको ये भी सिखाया था, कोऑर्डिनेट से वेक्टर बनाना सिखाया था। अब वेक्टर से आपको कोऑर्डिनेट बनाना है बस। देखो अगर ए वेक्टर की मैं बात करता हूँ तो आपके पास एक्स डायरेक्शन में 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में कितना है, -4। तो भाई एक बात बताओ, वाई अगर -4 तो नीचे आना चाहिए ना, समझ पा रहे हो। तो आपको कोऑर्डिनेट कैसे बनाना पड़ेगा, साइन को देख के बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो x तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे आ गया 3। सपोज करते हैं ये पॉइंट है, तो x तो कितना हो गया, ये 3 हो गया। ओके, और y में ये कितना हो गया, -4 हो गया। तो ये आपके पास बनेगा -4। बोलो कोई प्रॉब्लम। तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, इस पॉइंट को अपन नाम ले लेते हैं a। ऐसे आपके पास b पॉइंट कहाँ पर है, देखो -2। x की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, इस तरफ, और y की वैल्यू पॉजिटिव किधर होती है, ऊपर। तो मतलब यहाँ पर कहीं पे आएगा। सो दिस इज द -2 एंड 6 कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये आपका a वेक्टर है, ध्यान से समझना। दिस इज द a वेक्टर एंड दिस इज द b वेक्टर। ये इस तरीके से है। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड देयर मैग्नीट्यूड एंड एंगल दैट दे मेक विद द एक्स एक्सिस। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, इनके बीच का एंगल निकालना है। इसके अलावा मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड की बात, तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बताओ। मैंने बताया था ax² प्लस ay², इसका कितना आएगा, होल रूट। ax कौन है यहाँ पर, 3 है, तो 3² प्लस -4 होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 प्लस 16, सो इट विल बी 25 होल रूट। सो दिस इज द 5 यूनिट। ऐसे आपको b का मैग्नीट्यूड निकालना है। b का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, b का मैग्नीट्यूड से, सो -2 होल स्क्वायर देन प्लस 6 होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द 4 प्लस 36 कितना आ जाएगा, √40 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, ये 4 आ गया और ये आपके पास रूट हो गया। कर सकते हैं क्या बताओ। देखो ये दोनों वैल्यूज आ गई आपके पास। इसके क्या बोल रहा है, इसके बाद में एंगल बताने एक्स एक्सिस के साथ, दोनों के साथ एक्स एक्सिस के एंगल। इसके लिए बेटा आपको रिजोल्यूशन काम में लेना पड़ेगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैंने आपको सिखाया था। जैसे अगर ये ए वेक्टर अगर ये है तो इसके 2 कंपोनेंट बनते हैं, पता है क्या आपको। ये वाला कंपोनेंट अगर मैं इस एंगल की बात करूँ थीटा की, तो ये कंपोनेंट क्या माना जाएगा, a cos थीटा, और ये क्या माना जाएगा, a sin थीटा। क्या माना जाएगा, a sin थीटा। तो आपको एंगल ही निकालना है। तो आपको पता है एंगल निकालने के लिए इसका क्या तरीका था, या फिर आप इसको यहाँ पे sin थीटा cos थीटा को क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो। आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर ये कोऑर्डिनेट आपका x वाला है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 3 हो गई, क्योंकि ये क्या है आपके पास, यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गई, यूनिट हो गई। और ऐसे यहाँ से यहाँ तक की यूनिट कितनी दे रखी है, देखो -4, मतलब ये -4 के इक्वल है। दिस इज इक्वल टू -4। ये आपके पास 3 के इक्वल है और a sin थीटा -4 के इक्वल है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो। a sin थीटा हाँ जी, तो आपको क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है। तो क्या आ जाएगा बताओ, a sin थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, देखो a sin थीटा अपॉन में आएगा a cos थीटा। ओके, तो यहाँ से कितना आ गया बताओ, a sin थीटा की वैल्यू है 4। ठीक है, नेगेटिव साइन लेना चाहो आप बिल्कुल आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये a से कट कितना आ जाएगा, tan थीटा। tan थीटा आपके पास आ रहा है -4/3, कोई प्रॉब्लम। अब आपको पता होना चाहिए साइन की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, तो उसके हिसाब से अपन इसको करेंगे। पहले तो ये बताओ 4/3 कब होती है। आपने ये ट्रायंगल
पढ़ा था, मैंने बताया था आपको कि अगर यहाँ पे 53 डिग्री नहीं बताया तो आप इसको थोड़ा नोट कर लें। अगर 53 है तो उसके सामने 4 होता है, ठीक है। और अगर आपके पास 37 है तो उसके सामने 3 होता है। 90 के सामने होता है 5। अगर आपके पास यहाँ पे 4/3 आ रहा है तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ। अगर ये परपेंडिकुलर तो इसके सामने वाला एंगल कितना हो गया 53। मतलब यहाँ पे कौन सा एंगल कंसिडर करना पड़ेगा आपको 53। तो tan थीटा कितना आ जाएगा आपके पास 53 एंगल आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, थीटा एंगल कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। वो लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये क्या करना था सॉल्व करना था। ऐसे क्या बी का एंगल निकाल सकते हो एक्स एक्सिस के साथ। अगर ये एक्स एक्सिस के साथ निकालना है तो ये एंगल थीटा मान लेना, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास। इसका एक दूसरा मेथड भी मैंने आपको बताया था, इसको आप बी एक्स बोल सकते हो और इसको बी वाई बोल सकते हो। तो आपके पास जो tan थीटा का फॉर्मूला हुआ करता था वो हुआ करता था बी वाई अपॉन में बी एक्स, ठीक है। तो बी वाई कौन है ये है और बी एक्स कौन है ये है। अच्छा मुझे बताओ ये लेंथ क्या है 6 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। और बी एक्स कौन है बताओ -2, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा और ये वैल्यू बन जाएगी -3। तो यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हो। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास tan इनवर्स -3। ये आपके पास क्या आ गया इसका एंगल आ गया, समझ पा रहे हो, tan इनवर्स -3। तो इस तरीके से अपन इक्वेशंस क्या करते हैं बेटा सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे चलें। ठीक है, वही सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। देखो एक ये क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट भी आपको दे रखा है। मैं इस क्वेश्चन की अरे यार सॉरी, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमीदा इज पुशिंग अ टेबल ऑन अ सर्टेन डायरेक्शन इन अ सर्टेन डायरेक्शन है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है पुश कर रही है, कौन हमीदा। और वो फोर्स कितना लगाया गया है 10 न्यूटन का। तो मान लेते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, चलो ये वाली मान लेते हैं, दिस इज द फोर्स और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10 न्यूटन। क्लियर। आगे बोल रहा है एट द सेम टाइम हर क्लासमेट लीला इज पुशिंग, उसी टाइम लीला ने क्या किया इज पुशिंग द सेम टेबल विद अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन इन द डायरेक्शन मेकिंग द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ विच हमीदा इज पुशिंग। मतलब हमीदा ने जिस डायरेक्शन में पुश किया था उससे 60 डिग्री के एंगल पर क्या किया गया है, इसको पुश किया गया है, ठीक है। ये तो किसने पुश किया था, हमीदा ने, ठीक है। और जो दूसरी लीला ने पुश किया था इस डायरेक्शन में जो कि कितने एंगल पर है 60 डिग्री। क्लियर है बताओ। और यहाँ पे वैल्यू कितनी है इसके अंदर फोर्स की 8 न्यूटन, दिस इज द 8 न्यूटन। बोल रहा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड आपको निकालना, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, एफ नेट कैसे निकाला जाएगा, रिजल्टेंट निकालने का सेम फॉर्मूला है FH स्क्वायर देन FL स्क्वायर 2 ऑफ FH FL cos थीटा, ठीक है। इसका क्या लगा दोगे होल रूट। FH कितना है 10 स्क्वायर, FL कितना है 8 स्क्वायर प्लस 2 ऑफ FH कितना है 10, ठीक है। ये 8 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना आ गया बताओ 100 प्लस 64 प्लस, देखो यहाँ पे cos 60 की वैल्यू हाफ हो जाएगी तो हाफ से हाफ कट हो जाएगा, कितना बचेगा 10 × 8, ठीक है। सो दिस इज 100 प्लस 64 प्लस 80 का होल रूट। बोलो कोई दिक्कत है। तो यहाँ से 100 और 80 180 हो गया। 180 में अगर आप 64 ऐड करते हो तो आपके पास आता है 4 और ये आएगा 2, तो 244 यहाँ पे बन जाएगा। तो इसका ये क्या आ गया अपने पास मैग्नीट्यूड आ गया। बोलो कर सकते हैं क्या।
ठीक है। अगर इसकी डायरेक्शन भी आपको निकालनी है तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। वैसे तो डायरेक्शन आपको देखो, रिजल्टेंट फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन अपन को निकालनी है, तो उसका तरीका क्या बताया था। सबसे पहले बात तो अपन ने यहाँ पे इसके अंदर पैरेललोग्राम अप्लाई किया था, याद है डेरिवेशन के अंदर। ये क्या था, इस तरह से पैरेललोग्राम बनाओगे तो ये क्या होता है, रिजल्टेंट, मतलब ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया एफ नेट। ठीक है, तो अपन को ये वाली डायरेक्शन निकालनी है अल्फा। तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। टेन अल्फा क्या हुआ करता था बताओ, टेन अल्फा होता था बी साइन थीटा, अपॉन में होता था ए प्लस बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे ए और बी कौन है, देखो ये ए माना जाएगा और ये बी माना जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बी की जगह आएगा 8 साइन 60 अपॉन में कितना आएगा 10 प्लस 8 कॉस 60। ठीक है, क्या आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको सोल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलें, चलिए। तो इसी टाइप के बेटा क्वेश्चन हैं आपके पास। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, जैसे क्वेश्चन आपके पास बोला गया दो वेक्टर आपके पास, ए वेक्टर मान लेते हैं अपन इसको, गिवन आपके पास 5i कैप माइनस 3j कैप, 5i कैप माइनस, ऐसे आपके पास बी वेक्टर बी गिवन है, दिस इज 3i कैप माइनस 5j कैप। ठीक है, आपको क्या निकालना है यहाँ पर, ए डॉट बी, क्या निकालना है, ए डॉट बी, और एक निकालना है ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बेटा वीडियो चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तब तक आप इसको ट्राई करें। यस, वीडियो चल रहा है। देखो क्या बोला गया, ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी। तो ए डॉट बी मैंने आपको सिखाया था, ए एक्स बी एक्स याद है फॉर्मूला, प्लस ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, बस यही आपको लगाना है। तो ए एक्स ये रहा और बी एक्स ये रहा, तो 5 इंटू 3 प्लस, देखो यहाँ पे जेड तो है नहीं तो ये तो लगेगा नहीं, केवल ए वाई और बी वाई है, सो -3 एंड -5 कितना आ जाएगा बताओ, दिस इज द 15 प्लस 15, सो दिस इज द 30 यूनिट। कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने पास बात आती है क्या, इसके बाद में अपने पास आता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी आपको मैंने बताया था, यूँ टेबल बना सकते हैं अपन इसके अंदर आई और जे के। ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, वैसे यहाँ पे 3 तो है नहीं, तो आप सीधा सीधा क्या कर दो, डायरेक्ट कर दो। क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। कैसे, देखो आपको मैंने इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर बताया था कि जो आई क्रॉस आई होता है वो 0 होता है, बताया था, या जे क्रॉस जे क्या होता है, 0 होता है। बेटा रिवाइज जरूर करना। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आई क्रॉस आई क्या होगा, 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 को -5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 5, और ये आएगा -5, और आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, के कैप। ठीक है बेटा, टॉपिक ध्यान से देखना तब आएगा ये समझ में। मैंने ये बताया था आपको, आई जे और ये के, आई क्रॉस जे होता है के कैप, जे क्रॉस के होता है आई कैप, के क्रॉस आई होता है जे कैप। उल्टा चलोगे तुम नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ, -25 के कैप। क्लियर है। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, पूरा सोल्व किया नहीं अभी अपन ने, आगे चलते हैं। आगे देखो, अब यहाँ पे देखो, इसको इसके से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इससे कर लिया। अब देखो इसको अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ, प्लस माइनस का 9 आ जाएगा, -3 और 3 है ना तो -9। जे क्रॉस आई, बताओ जे क्रॉस आई, देखो जे क्रॉस आई उल्टा चलना पड़ेगा, उल्टा चलोगे तो क्या आएगा, माइनस का के, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का के कैप। बोलो कोई दिक्कत है। जे क्रॉस जे क्या होगा, 0 होगा, तो ये लगाना नहीं है, तो ये कितना आ गया बताओ, -25 के कैप। एंड यहाँ से आपके पास देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर, तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 के कैप।
तो आपको दिख रहा है यहाँ पे -25 और ये 9 है, तो -25 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, -16 के कैप। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो कर सकते हैं, तो ये आपका देखो आंसर हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके पास सारे, ठीक है, जो कि आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने नोट्स में भी करवा रखे हैं काफ़ी क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें आपको एंगल निकालना, मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या है। बोला गया ए वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप, ये आपको गिवन है, ठीक है। ऐसे आपके पास बी वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर आपके पास 2i कैप माइनस 5j कैप एंड प्लस 7k कैप, प्लस 7k कैप। आपको एंगल निकालना, तो एंगल निकालने की देखो पहली बात तो यहाँ पर अगर एंगल आपको निकालना है ए और बी के बीच का, तो इसके लिए एक तरीका था अपने पास, ए डॉट बी करके अपन इसको कैसे लिखते थे, ए बी कॉस थीटा। सही है क्या बात? तो यहाँ से एंगल निकाल सकते हैं, कॉस थीटा क्या हो जाएगा बताओ, ए डॉट बी और अपॉन में क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो यहाँ से ए डॉट बी लगा दो बेटा, ए डॉट बी है ना ये, तो ए डॉट बी कैसे लगाओगे, 4 2 जा 8, आई कैप लगाते नहीं है, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस 6 5 जा 30, ठीक है, ए डॉट बी लगा रहे हैं, ऐसे प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21 अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा भाई। देखो ए का मैग्नीट्यूड मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ए मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, 4 का स्क्वायर करोगे, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, और इसका यहाँ पे आ जाएगा होल्ड, तो आएगा 16 प्लस 36 प्लस 9। सॉल्व करना है आपको ये, तो 16 और 9 कितना होगा, 25, 25 और 36, 6 5 11, 11 का 1 तो कितना आएगा 6। बोलो, ऐसे आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, बी वेक्टर आएगा, बी का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, देखो 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4, 5 का स्क्वायर लिख रहा हूँ 25, ठीक है, एंड 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, कितना आ गया बताओ, 29 प्लस 49 कितना आ जाएगा, 9 2 जा 18, ओके, और यहाँ से 1 कितना आ जाएगा 7, तो ये आएगा अपने पास क्या, √61 एंड √71। क्लियर है? आप इसको सोल्व कर सकते हैं, देखो 8 माइनस 51 और इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी टोटल 61 इंटू 71, और ये आपके पास क्या हो गया, कॉस थीटा। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो यहाँ से आप इसको वैल्यू को क्या लिख दोगे, कॉस थीटा, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 8 माइनस करते हो तो 51 में से, अगर 51 में से 8 माइनस करते हो तो 43 माइनस में, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, कर दोगे ना मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करके आप इसको करोगे सॉल्व, ठीक है। जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे मान लो कुछ भी आए, सपोज करो जैसे मान लो कॉस थीटा इक्वल टू आपके पास आ गया 45 आ गया माइनस का, कुछ भी आ सकता है ना, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या करके लिख सकते हो आप, कॉस इनवर्स 45 माइनस 45, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। बोला आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको ये क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। ये वही वैल्यू है आपके पास, देखो। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, ये माइनस, ये आ गया आपका 61, सॉरी ये 61 है ना, सॉरी 51 है, वैल्यू तो अपने पास 51 आ रही है। ए डॉट बी 8 आ गया, 6 5 और 30 आ गया, 7 3 21 आ गया। कोई साइन की मिस्टेक की है क्या? ए डॉट बी क्या आया था अपने पास, ए डॉट बी
बेटा ये कुछ गड़ साइन का मिस्टेक कर दिया क्या अपन ने? देखो ये एक बार साइन 6 है और यहाँ पे तो ये तो माइनस का आना चाहिए ना, 830 और 21 माइनस का। बेटा इसमें देखो एक मिस्टेक है, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। यहाँ पे तो दे रखा है प्लस का 2i और यहाँ पे दे रखा है देखो माइनस का, तो ये यहाँ पे मिस्टेक हुई है। तो अपन ने क्या इसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लिया। तो आई होप आपको मेथड तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखो स्टूडेंट्स, ये डेरिवेशन आपके नोट्स में मैंने करवा रखा है। जब मैंने आपको टॉपिक समझाया था तो ये पूरा डेरिवेशन मैंने आपको करवाया था। ये पूरा डेरिवेशन आपको मैंने करवा रखा है, ये टॉपिक्स आपको मैंने करवा रखे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैंने आपको पूरा टॉपिक आपको मैंने समझाया, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो इनके डेरिवेशंस आपको मैंने टॉपिक वाइज करवाए हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपन ने अपने मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस थे जो आ सकते हैं आपके, वो मैंने आपको करवाए हैं। अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं जो भी कुछ रिमेनिंग हैं वो आपको क्या करना है, सॉल्व करने हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको बताना है। ठीक है, आपकी संडे को क्लासेस वगैरह जो है वो लगती रहेगी, तो जो डाउट है रहेगा आपका वो मैं आपको क्लियर करता रहूँगा। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।